ओके। सो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। एलिमिनेशन में E1 और E2 पढ़ने वाले भाई, लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज अपना पेन और पेपर लेके साइड में कोने में बैठ जाओ, एक रूम के अंदर पैक कर लो अपने आप को, और कंप्लीट फोकस के साथ हम लोग काम करने वाले हैं। जो जो चीज हमने पहले कर रखा है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वगैरह वगैरह, सबका यूज होने वाला है यहाँ पे। ठीक, तो सीरियस होके अच्छे से करते हैं इसको, एक एक चीज को कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा सीधा काम पे आते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, देखो एलिमिनेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं। आने वाले वीडियोज में सब सारे टाइप्स हम लोग कवर अप कर लेंगे, देयर इज नो इशू अबाउट दैट। इस वीडियो में हम लोग 1-2 एलिमिनेशन करेंगे। भाई 1-2 एलिमिनेशन क्या होता है? देखो, आजू बाजू से अगर चीजें हट रही है, 1-2, एक कार्बन ये एक दूसरा वाला कार्बन, अगल बगल से जस्ट एडजेसेंट वाले से दो ग्रुप्स या दो एटम्स अगर हट रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक, सो रिमूवल ऑफ टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम एडजेसेंट पोजीशंस, अगल बगल वाले पोजीशन से हट रहा होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक कार्बन को अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, तो 1 और 2 से दो क्लोरीन हट गया, और ये वहां यहाँ लिख सकते हो तो -Cl2, या यहाँ पे Cl2 दिखा दो, और अल्टीमेटली तुम्हारा एल्कीन बन गया। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1-2 एलिमिनेशन। इस टाइप का जो एलिमिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा चीज है। बट अब इसके कितने टाइप्स होते हैं वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? E1 और E2। जैसे हमने SN1 और SN2 किया था, एकदम समझो उसी टाइप का है E1 E2। जैसे SN1 के अंदर क्या था? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना था, तो यहाँ E1 में कार्बोकेटाइन बनेगा। SN2 एक ही स्टेप में हो गया था, तो यहाँ E2 एक ही स्टेप में हो जाएगा। तो एक तरह से समझो SN1 SN2 जैसा ही है, बट वहां सब्सटीट्यूशन था और यहाँ पे एलिमिनेशन है। इसको लिख लो। अब देखो, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन यानी E1 कितने स्टेप में होगा? जस्ट इट इज सिमिलर टू SN1। कितने स्टेप में होगा? इट इज सिमिलर टू SN1। इट अकर्स इन 2 स्टेप्स, दो स्टेप में होगा। पहला स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या होगा? लीविंग ग्रुप निकला, कार्बो, ये लीविंग ग्रुप यहां से निकला, कार्बोकेटाइन बना। चूंकि कार्बोकेटाइन बना, तो कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये वाला जो स्टेप होगा, ये कैसा स्टेप होगा? स्लो होगा। और जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS कौन होता है? स्लो स्टेप होता है। तो पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप निकला, कार्बोकेटाइन बना। दूसरे स्टेप में कोई भी एक बेस रहेगा, वो बेस यहां से प्रोटॉन को लेके निकल जाएगा, H+ को लेके निकल जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन देखो, बेस यहाँ पे अटैक भी कर सकता है और बेस प्रोटॉन लेके भी निकल सकता है। तो ये आने वाले वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ पे न्यूक्लियो, कहाँ पे अटैक करेगा, कहाँ बेस प्रोटॉन लेके निकलेगा। अभी तुम ये मान के चल रहे हो कि प्रोटॉन लेके बेस यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से बगल से H+ को लेके निकला, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। H+ निकल गया, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक, ये हो गया एलिमिनेशन का कौन सा? E1 है। अब इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, वो अभी अपन देखने वाले हैं। आप लोग इसको छाप ले और देखिए। पहली बात, दो स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप जो है वो लिविंग ग्रुप का हटना है, और पहला स्टेप ही RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। दूसरे स्टेप में बेस प्रोटॉन लेके निकल रहा है। ठीक है, चलो, तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, बेटर द लिविंग ग्रुप, फास्टर द रेट ऑफ E1। सिंपल सा बात है भाई। लिविंग ग्रुप हट रहा है पहले स्टेप में और वही RDS है, तो लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। तो आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन में अपने को पता है कि आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। आयोडीन ज्यादा आसानी से हट सकता है, इसलिए इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। सिंस वी आर गेटिंग कार्बोकेटाइन, क्योंकि हम लोग कार्बोकेटाइन मिल रहा है इंटरमीडिएट, एज इंटरमीडिएट, सो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। जो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हो सकता है बनाएंगे। ठीक, अब लीविंग ग्रुप जहां से निकला, पॉजिटिव चार्ज तो उसी पे आएगा, लेकिन चूंकि कार्बोकेटाइन है तो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। हम लोग बात कर चुके हैं इस चीज पे कि अगर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होगा, तो भाई तुमको हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन जो कराना हो, बट उसकी स्टेबिलिटी हम लोग देखेंगे। ठीक, इन जनरल अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड या एल्कोहल कुछ भी होगा, तो लिविंग ग्रुप जब निकलेगा तो 3 डिग्री रहेगा, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। 2 डिग्री में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 1 डिग्री में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा भाई? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, इसलिए 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक, लाइक SN1, E1 इज फेवर्ड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि पानी। SN1 के जैसे E1 भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में
फेवर्ड रहता है, राइट। जैसे SN1 में था वैसे ही यहाँ पे E1 में भी हो रहा है, ठीक। छाप लेंगे इसको। देखो आगे देखते हैं। सिंस कार्बोकेटाइन इज इंटरमीडिएट तो रीअरेंजमेंट होगा, ये तो मैं बता ही चुका हूं, ठीक है। एज प्रोटोन इज रिमूव्ड फ्रॉम एडजेसेंट एटम ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के जस्ट बाजू वाले कार्बन से हम लोग प्रोटोन हटा रहे हैं, H+ हटा रहे हैं, ठीक है। सो अ वीक बेस लाइक पानी या अल्कोहल कैन ऑल्सो एक्ट एज बेस। वीक बेस भी हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जो बेस है वो कौन से स्टेप में इन्वॉल्व है, पहले में या दूसरे में? प्रोटोन कहां से निकाल रहा है? दूसरे स्टेप में। वो स्टेप कैसा है? फास्ट है। क्या वो स्टेप RDS में है? नहीं है। तो बेस कैसा भी रहेगा, वीक बेस भी रहेगा तो भी रिएक्शन हो जाएगा। एक तो ये। दूसरा, क्यों वीक बेस के साथ हो सकता है? कार्बोकेटायन जो है, कार्बोकेटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, देखो यहाँ पे। जैसे मान लो ये CH2 प्लस, ये कार्बोकेटायन, और यहां से हमको H+ निकालना है, प्रोटोन हटाना है। तो ये जो कार्बन है इसके प्रेजेंस में, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के प्रेजेंस में इस हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये CH2+ है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो भयंकर -I लगा रहा होगा। तो इसके -I की वजह से इस प्रोटोन का निकलना आसान हो गया। समझ रहे हो बात? इसलिए वीक बेस भी रहेगा तो भी ये प्रोटोन निकल जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत इसमें नहीं है। जबकि हम लोग E2 में देखेंगे कि वहां स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, तो वीक बेस के साथ भी ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक। तो क्या क्या कंडीशन है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए और वीक बेस भी रहेगा तो रिएक्शन E1 हो जाएगा, ठीक है। छाप लेंगे। एज कार्बोकेटाइन इज प्लेनार, कार्बोकेटाइन कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनार है। तो एज कार्बोकेटाइन इज प्लेनार, सो रिमूवल ऑफ H+ फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ प्लेन इज इक्वली फेवर्ड। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोटोन है वो जिधर हैलोजन था, जिधर से लिविंग ग्रुप निकला है, उस साइड से भी प्रोटोन निकल सकता है और दूसरे साइड से भी निकल सकता है। क्यों? क्योंकि दो स्टेप में है ना। जैसे SN1 में फ्रंट अटैक भी पॉसिबल था, रेयर अटैक भी पॉसिबल था, वैसे E1 में प्रोटोन सामने से भी निकल सकता है जिधर से लिविंग ग्रुप था, या उसके ऑपोजिट साइड से भी निकल सकता है, क्योंकि वो अलग स्टेप में निकल रहा है, प्रोटोन पहले स्टेप में नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो सिन एलिमिनेशन भी हो सकता है और एंटी एलिमिनेशन भी हो सकता है। सब सिन और एंटी क्या बोल दिया सर आपने? E1 रिएक्शन कैन बी एंटी एलिमिनेशन और सिन एलिमिनेशन। अगर सेम साइड से दोनों ग्रुप हटे इसको बोलते हैं सिन एलिमिनेशन, सिन एलिमिनेशन हो गया। अगर ऑपोजिट साइड से दोनों ग्रुप हटे, इसको लिख लेना, एक बार स्क्रॉल करूंगा। अगर ऑपोजिट साइड से दोनों ग्रुप हटे, देखो जैसे इसमें देखो, यहां से Cl हटा है, यहां से H हटा है, ऑपोजिट साइड से हट रहा है। अगर ऑपोजिट साइड से हटेगा तो ऐसे को क्या बोलते हैं? एंटी एलिमिनेशन। तो इसमें सिन भी पॉसिबल है और इसमें एंटी भी पॉसिबल है। रीजन क्या है कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना जो कि प्लेनार है। अब दूसरे स्टेप में प्रोटोन हट रहा है, उस स्टेप में तुम सामने से हटाओ, पीछे से हटाओ, कोई इसमें समस्या नहीं है, ठीक। अब तुम सोच रहे होगे ये सर सामने से हटाओ पीछे से, इसका क्या मतलब है? इसका यूज आएगा आगे जब हम लोग देखेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे, जब हम एल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा कि भाई कहाँ पे सिस बनेगा, कहाँ पे ट्रांस बनेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो एल्कीन ही बन रहा है। तो सिस भी बन सकता है, ट्रांस भी बन सकता है, तो कहाँ सिस बनेगा, कहाँ ट्रांस बनेगा, ये आप लोगों को आगे बताऊंगा। लिख लीजिए इसको। ओके, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। बोल रहा है कि इफ रिमूवल ऑफ प्रोटोन फ्रॉम टू डिफरेंट एडजेसेंट एटम इज पॉसिबल। अब जैसे कार्बोकेटाइन बन गया तो प्रोटोन इधर से भी हट सकता है, प्रोटोन इधर से भी हट सकता है। मान लो दोनों साइड से पॉसिबिलिटी है, या तीन जगह से पॉसिबिलिटी है प्रोटोन का हटने का। तो भाई प्रोटोन उसी जगह से हटेगा जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि वो जो प्रोटोन है वो किसी चीज से जुड़ा होगा ना, कार्बन से, ऑक्सीजन से, किसी नाइट्रोजन से, किसी एटम से जुड़ा होगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा उसी से प्रोटोन हटेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो क्या बोला ये कि अगर एडजेसेंट पोजीशन में दो डिफरेंट पोजीशन से हटना है, देन इट प्राइमरीली अकर्स फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। प्राइमरीली कहां से हटेगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से हटेगा। बट अगर मान लो दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, दोनों कार्बन ही हो गया, फिर हम देखेंगे कि भाई प्रोडक्ट किसके हिसाब से ज्यादा स्टेबल हो रहा है। जिसके हिसाब से प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा उसके हिसाब से बनेगा। अब मैंने ये बोल तो दिया सर, इसका एप्लीकेशन तो बताओ, तो अभी एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, ठीक। सो एंड इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज सेम,
देन रिमूवल इज फेवर्ड अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी के हिसाब से एलिमिनेशन चेक करेंगे। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तब तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से ही हटा देंगे, बट अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो हम देखेंगे भाई प्रोडक्ट किस में ज्यादा स्टेबल बन रहा है, राइट। जनरली तुम देख ही हो एल्कीन बन रहा है, तो एल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। छापो इसको, फिर एग्जांपल बताता हूं, उससे और क्लैरिटी आएगा। देखो देखो ये दो एग्जांपल है तुम्हारे सामने, देख। अब समझो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन, वो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन यहां से भी हट सकता है, हाइड्रोजन ये वाला भी हट सकता है, और हाइड्रोजन ये वाला भी हट सकता है। अब यहाँ कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन है, तो प्रोटॉन किससे यहाँ जुड़ा है, ऑक्सीजन से। यहाँ हाइड्रोजन से, यहाँ हाइड्रोजन से, तो इसमें प्रोटॉन कहाँ से हटेगा, ऑक्सीजन वाला, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस प्रोटॉन को हटाएंगे, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसको एक सेकेंड, इसको ऐसे लिख दो, H, 2 इलेक्ट्रॉन इधर गया और माइनस H+ कर दिया, तो क्या बना बेटा, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया। यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आ गया, H+ निकल गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, देखो इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, फिर हम देखेंगे प्रोडक्ट किसका ज्यादा स्टेबल है। अब तुम ही बताओ, अगर यहां से तुम प्रोटॉन हटाते हो इस जगह से, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और इस डबल बॉन्ड का एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, देख रहे हो। अगर यहाँ डबल बॉन्ड आता है तो अल्फा हाइड्रोजन यही आएगा एक, बट अगर मैं ये प्रोटॉन हटाता हूं, यहाँ वाला, यहाँ से भी हट सकता है, प्लस चार्ज यहाँ पे है तो ये भी हट सकता है, इसको हटाएंगे तो बीच में डबल बॉन्ड आएगा, बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो 3 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन आएगा, जमीन आसमान का अंतर है, राइट। तो ये प्रोटॉन, दिस प्रोटॉन विल बी रिमूव, दिस प्रोटॉन इज रिमूव, क्यों, क्योंकि यहां से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, मोर स्टेबल एल्कीन बन रहा है, मोर स्टेबल एल्कीन बन रहा है, 9 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये प्रोटॉन यहां से निकलेगा, इसके बीच में जो बॉन्ड है ये इधर जाएगा और निकल जाएगा, तो CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, ये बनेगा, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये मेजर प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि ये वाला नहीं बनेगा, ये बनेगा लेकिन माइनर होगा, 5% 10%, बट मेनली 90% के आसपास या उससे भी ज्यादा कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, समझा। ऑर्गेनिक में हमेशा ध्यान रखना कि प्रोडक्ट सब बनता है, बट उसमें मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट होता है, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा वो मेजर बनेगा, उसका परसेंटेज जो होगा वो ज्यादा रहेगा, ठीक। तो ये दो एग्जाम्पल्स था जिसके थ्रू हमने चीजों को समझा, आप लोग छाप लेंगे इसको। अब SN1 के एग्जाम्पल, SN1 नहीं, E1 के एग्जाम्पल, किसके, E1 के एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स ऑफ E1। देखो पहला क्या होगा, पहला तो होता है कार्बोकेटाइन बनता है, अब बनेगा कैसे भाई, ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, प्रोटॉन को पिक किया, कर लिया पिक, ठीक है, CH3 CH2 CH CH3 OH2 और प्लस, ऑक्सीजन पे प्लस, ये पानी है, पानी एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तुमको याद होगा, यहां से निकल गया पानी, कार्बोकेटाइन बन गया CH3 CH2 CH CH3 प्लस। अब देखो प्रोटॉन निकलने का दो जगह है, यहां से प्रोटॉन निकलेगा तो इधर डबल बॉन्ड आएगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन, और इस जगह से प्रोटॉन निकलेगा तो बीच में डबल बॉन्ड आएगा और 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। तुम ही बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बीच वाला। तो क्या करेंगे, दोनों प्रोडक्ट लिख दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस दूसरा वाला बना दो उस साइड वाला, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब तुम ही लोग बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, ये, तो ये वाला मेजर बनेगा, ये वाला मेजर बनेगा और नीचे वाला माइनर बनेगा, समझ आया, बनेगा दोनों, बट परसेंटेज इसका क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्लियर, ठीक है। छापिए इसको पहले, नीचे वाला क्वेश्चन देखो, इसको देखो, इसमें भी वही होने वाला है, ऑक्सीजन H+ पिक करा, पिक करके ये क्या बनाया, CH3 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 CH2 OH H, चार्ज क्या आ गया, प्लस, वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, निकाल दो। अब तुम पाओगे कि यहाँ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया,
तो ये तो बनना ही मुश्किल रहता है, बट चलो बन गया, मान लो बना दिया हमने 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, क्या यहाँ कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो सकता है? क्या मैं मिथाइल शिफ्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मिथाइल शिफ्ट कर दो, क्या कर देंगे? मिथाइल शिफ्ट। जैसे ही मिथाइल शिफ्ट होगा, अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। बताओ, जमीन आसमान का अंतर हो गया स्टेबिलिटी में। ये कार्बोकेटाइन बन गया, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। अब जो तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, अब यहां भी 2 पॉसिबिलिटी है। हाइड्रोजन यहां से भी हट सकता है, हाइड्रोजन यहां से भी हट सकता है। तो तुम यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, एक ही बात है, दोनों सेम ही चीज है। तो हाइड्रोजन यहां से भी हट सकता है, हाइड्रोजन यहां से भी हट सकता है। अगर मैं हाइड्रोजन यहां से हटाऊं CH2 से, डबल बॉन्ड बीच में आएगा। कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा? 3, 3 6, 3 9। बट अगर मैं यहां से हटाऊं तो डबल बॉन्ड यहां साइड में आएगा। कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा? 3 और 2 5। अब तुम ही बताओ, 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज्यादा स्टेबल होगा या 5 वाला? 9 वाला। तो मेजर कौन सा होगा? 9 वाला। तो हम यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसका जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो बनाएंगे CH3 C CH3 CH, यहां से कैच निकल गया CH3 और डबल बॉन्ड बीच में आ गया। इसका कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और ये प्रोडक्ट हमारा कैसा होगा बेटा? ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ये वाला भी बनेगा, इस साइड वाला जिसका 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर तुमसे पूछे कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे तो उसको भी काउंट करना है, ठीक है। समझ आ रहा है? ओके, छापो। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, देखो कैसे होगा। यहां से कोई भी एक जगह से प्रोटॉन को पिक करवा लेंगे, कर लिया पिक। CH3 C CH3 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 OH OH H, इस पे आ गया प्लस। प्लस आया तो यहां से पानी हट जाएगा, हटा दो। कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन बना, बन गया OH, यहां प्लस। क्या इस कार्बोकेटाइन का रेजोनेंस वगैरह हो रहा है क्या? द आंसर इज नो। अगर मैं मिथाइल शिफ्ट कर दूं, देखो इसका 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अगर मैं यहां से मिथाइल शिफ्ट कर दूं, अगर इस मिथाइल को यहां से यहां शिफ्ट करा दूं, तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे। और जैसे इस पे प्लस आएगा तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस करेगा, भयंकर वाला रेजोनेंस करेगा। तो क्या होगा? यहाँ मिथाइल शिफ्ट होगा, कर दो मिथाइल शिफ्ट। देखो याद रखना, लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज का जो रेजोनेंस होता है वो सबसे इफेक्टिव रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो CH3 C OH C CH3 CH3 CH3, इस पे प्लस आ गया, आया। अब यहाँ फायदा क्या है? यहाँ फायदा है कि भाई साहब ये लोन पे रेजोनेंस कर रहा है, करा देंगे रेजोनेंस। क्या बना? CH3 डबल बॉन्ड OH, 3 मिथाइल है, तीनों मिथाइल को चिपका देंगे यहाँ पे। और इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आया? प्लस। अगले स्टेप में H प्लस हटा दो, तो माइनस H प्लस। ध्यान रखना कहीं पे भी C डबल बॉन्ड O और O से प्लस रहे H प्लस, O से H प्लस अगर जुड़ा रहे H प्लस हटा देना, हटा देना। माइनस H प्लस, क्या ये कीटोन बन रहा है? कीटोन बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। ये प्रोडक्ट है, ये पूरा पूरा इसका मैकेनिज्म है। ये जो तुमने रिएक्शन देखा, इस पूरे रिएक्शन का नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इधर लिख देता हूं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। जो शुरू वाला है इसको पिनाकोल बोलते हैं, ये शुरू वाले को क्या बोलते हैं? पिनाकोल। और जो लास्ट में बना है इसको बोलते हैं पिनाकोलोन, पिनाकोलोन। ये पिनाकोलोन है, और ये जो शुरू वाला है इसको क्या बोलते हैं? पिनाकोल। तो ये पूरे मैकेनिज्म को बोला जाता है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। बाकी आपको समझ आया मैकेनिज्म क्या चल रहा है, क्यों मिथाइल शिफ्ट हुआ, ये समझ आया? ठीक है, छाप लो। ओके, ये भी पिनाकोल पिनाकोलोन का ही है। इसमें देखते हैं कैसे चलेगा काम। पहले तो ये अपना लोन पेयर ने H प्लस को पिक किया, ठीक है। CH3 PH मतलब फिनाइल बेंजीन रिंग, C PH CH3 OH OH, इस पे आ गया प्लस।
क्या यहाँ से पानी गया, निकाल दो पानी को, CH3 PH PH CH3 OH और यहाँ आ गया प्लस। अब बताओ शिफ्टिंग होगा कि नहीं होगा? रेजोनेंस बेंजीन रिंग के साथ तो हो रहा है, बट तुमको पता है कि ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस किसके साथ होता है? लोन पेयर के साथ, तो शिफ्टिंग तो होगा। अब यहाँ दो बातें हैं, मैं अगर मिथाइल शिफ्ट करता हूं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और रेजोनेंस जो होगा वो रिंग में भी होगा और OH के साथ भी होगा, और अगर मैं फिनाइल शिफ्ट करता हूं तो रेजोनेंस सिर्फ O के साथ होगा। अब तुमको याद होना चाहिए, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं माइग्रेशन वाले में, शिफ्टिंग वाले, रीअरेंजमेंट वाले में, कि भाई माइग्रेटिंग टेंडेंसी किसका ज्यादा है, मिथाइल का या फिनाइल का? फिनाइल का। और जब लोन पेयर वाला रेजोनेंस हो रहा हो ना, तो बेंजीन रिंग वाले रेजोनेंस को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, फिर माइग्रेशन के हिसाब से चलते हैं। बताया था अगर डिफरेंस इन स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो तब तो हम लोग स्टेबिलिटी के हिसाब से चलेंगे, बट अगर डिफरेंस इन स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं हो तब हम लोग किसके हिसाब से चलेंगे? माइग्रेशन के। तो फिनाइल का ग्रेटर माइग्रेटिंग टेंडेंसी होता है, तो हम लोग माइग्रेट किसको कराएंगे? फिनाइल को माइग्रेट कराएंगे, फिनाइल माइग्रेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? फिनाइल माइग्रेशन। क्यों? ग्रेटर माइग्रेटिंग टेंडेंसी है, एमटी मतलब माइग्रेटिंग टेंडेंसी। तो फिनाइल जैसे ही माइग्रेट करा प्यारो बच्चों, तो CH3C यहाँ आ गया OH, C एक PH CH3 और एक और PH आ गया, और यहाँ प्लस है। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे? रेजोनेंस कराएंगे, फिर H प्लस हटा देंगे, तो क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O H PH CH3 PH, और यहाँ प्लस है, H प्लस हटा देंगे तो माइनस H प्लस, अल्टीमेटली हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O PH CH3 PH, ये पिना कोलोन हमारा बनके तैयार हो गया। ध्यान ये रखना है कि ये मेजर बनेगा, क्यों मेजर बना ये याद होना चाहिए, पहले मैं पढ़ा चुका हूं कि चूंकि लोन पेयर और कार्बोकेटाइन का पहले से रेजोनेंस है तो बेंजीन रिंग वाले रेजोनेंस का उतना महत्व नहीं है, इसलिए स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो माइग्रेटिंग टेंडेंसी देखेंगे, और किसका माइग्रेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है? फिनाइल का, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट है। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे रिवाइज भी हो गया जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, ये तो स्टोरी था किसका? E1 का। कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप कार्बोकेटाइन, पहला स्टेप कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन वाला RDS। दूसरा स्टेप प्रोटोन का हटना। प्रोटोन कौन हटाएगा? बेस। बेस कमजोर भी हो सकता है, राइट, वीक बेस भी ये काम कर सकता है, मतलब पानी भी कर सकता है। जनरली जो E1 होगा ना वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ होगा, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कर दिया तो E1 जनरली प्रेफर करता है। ठीक, ओके। बाकी रिएक्शंस तो आगे चल के देखने ही है, बस अभी तुमको मैकेनिज्म समझना है, आगे चल के तो भर भर के रिएक्शन आने वाला है, बट अभी मैकेनिज्म को खाली समझो। ठीक है, देखो बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन E2 है। अब तुम ये SN2 जैसा है, ये एक स्टेप में होगा, एक ही स्टेप में दोनों ग्रुप हट जाएगा, एक ही स्टेप में, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट मतलब जहां पे पुराने बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, तो इट अकर्स इन सिंगल स्टेप। पहली बात, बोथ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम एडजेसेंट एटम्स आर रिमूव्ड साइमल्टेनियसली इन सिंगल स्टेप। एक ही स्टेप में दोनों एटम्स या दोनों ग्रुप ऑफ एटम्स एक ही स्टेप में निकलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? E2 बोलते हैं। अच्छा, E1 और E2 में E1 क्यों बोला? क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर था। क्यों फर्स्ट ऑर्डर था? क्योंकि वो बेस के कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं डिपेंड कर रहा था। E1 में बेस कहां इन्वॉल्व हुआ? सेकेंड स्टेप में, जो कि फास्ट है। RDS तो पहला ही स्टेप है ना, उसमें तो खाली रिएक्टेंट ही इन्वॉल्व है। प्रोटोन को जो लेने गया बेस, वो कौन से स्टेप में गया? सेकंड में। वो तो RDS है ही नहीं, इसलिए वो सिर्फ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए उसकी मॉलिक्युलरिटी या ऑर्डर कितना था? 1 था। और यहाँ पे क्या होगा? एक ही स्टेप में एक साइड से बेस निकल रहा होगा, एक साइड से लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा, बेस बोल रहा हूँ, एक साइड से बेस प्रोटोन को निकाल रहा होगा, एक साइड से लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा। तो रिएक्टेंट और बेस दोनों एक साथ काम पे लगा हुआ है एक ही स्टेप में, तो सेकेंड ऑर्डर हो गया। मॉलिक्युलरिटी कितनी आ गई? 2। रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, राइट? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो दोनों हटेगा सिंगल स्टेप में। कैसे? देखो, यहाँ पे कोई बेस रहेगा, B माइनस बेस है, बेस यहाँ से इस H को निकाला और यहाँ से Cl भी निकला, तो ये इधर आ जाएगा और ये Cl निकला एक ही स्टेप में, माइनस HCl, और तुम्हारा प्रोडक्ट बन के तैयार CH3C CH3 डबल बॉन्ड C
CH3 CH3 सेम स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप में होता है ये रिएक्शन, ठीक है। ध्यान ये रखना है कितने स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप में होता है, छाप लो। अब समझो, क्योंकि एक ही स्टेप में है तो वही आरडीएस है, एक ही स्टेप में है तो वही आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही है। तो भाई लिविंग ग्रुप के टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा भाई, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप रिएक्टिविटी उतना ज्यादा। तो बेटर द लिविंग ग्रुप फास्टर विल बी द रेट ऑफ E2, क्योंकि एज लिविंग ग्रुप इज एक्सपेल्ड इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। लिविंग ग्रुप कौन से स्टेप में निकला है, आरडीएस में, क्योंकि एक ही स्टेप में रिएक्शन है और वही उसका आरडीएस है, ठीक है। दूसरा बात, तो आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन में पता ही आयोडीन का लिविंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है। मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा प्रोडक्ट, रेट उतना ही ज्यादा होगा, सो मोर विल बी द रेट ऑफ E2। यहाँ पे जो प्रोडक्ट डिसाइड हो रहा है वो किसके हिसाब से डिसाइड हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। वहां पे प्रोडक्ट किसके हिसाब से डिसाइड हो रहा था, बहुत सारे फैक्टर्स थे, स्टेबिलिटी भी था, बट बीच में कार्बोकेटाइन बन रहा था, तो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के हिसाब से दिख रहा था कि आगे क्या बनने वाला है, ठीक है। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना था, क्योंकि उसमें आरडीएस कौन था, पहला स्टेप था। इसमें तो एक ही स्टेप है और वही आरडीएस है, तो जो जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट डिसाइड होगा। अब अपने को पता है भाई कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा आएगा, तो उस वो वाला जो एल्कीन बनेगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो इसमें ऑर्डर यहां भी 3 2 1 ही है। देखो SN1 में क्या था, SN1 याद करो, एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, बट SN2 का क्या था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, क्योंकि SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस कंसिडरेशन में आया था, बट E1 और E2 में दोनों में 3 2 1 ही है। ये डिफरेंस याद रखना, ये डिफरेंस है SN1 SN2 और E1 E2 में, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के हिसाब से प्रोडक्ट डिसाइड हो रहा है, ठीक है, इसी वजह से छाप लो इसको। आगे देखो, E2 इज फेवर्ड इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक में E1, एप्रोटिक में E2, बट E2 का एक खास बात क्या है कि अगर बेस मजबूत ले लिया तगड़ा तो वो पोलर प्रोटिक में भी काम कर जाता है, ठीक। बट इट कैन अकर इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एज वेल इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तगड़ा बेस लिया, जैसे एल्कोहल के साथ NaOH या एल्कोहल के साथ KOH ले लिया, एल्कोहलिक KOH ले लिया, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम प्रोपोक्साइड, वो सब स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक। तो वो सब क्या करेगा, वो सब एलिमिनेशन को फेवर कर देगा और E2 करा देगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में भी काम कर जाएगा, बताऊंगा। नाउ एज प्रोटोन इज रिमूव्ड फ्रॉम न्यूट्रल स्पेसीज, उसमें किससे निकला था E1 में, कार्बोकेटाइन चार्ज था, मैंने बोला था -I की वजह से प्रोटोन आसानी से निकल जाएगा। बट यहाँ तो सेम स्टेप में हो रहा है ना, लिविंग ग्रुप जिधर एक साथ में लिविंग ग्रुप निकल रहा है, उसी टाइम पे प्रोटोन भी निकल रहा है, तो एक ही टाइम पे दोनों काम हो रहा है। तो भाई साहब बेस तो मजबूत चाहिए ना उसको हटाने के लिए, यहाँ पे कोई -I तो लग नहीं रहा है कार्बोकेटाइन का, तो बेस चाहिए स्ट्रॉन्ग, इसलिए E2 में स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है। So as proton is removed from neutral species, so a strong base is required for E2। जैसे ये देखो सोडियम इथॉक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम प्रोपोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जैसे KOH है, KOH के साथ अल्कोहल ले लो तो उसको अल्कोहलिक KOH बोलते हैं। जैसे मान लो हमने C2H5OH लिया, ये अल्कोहल है, और साथ में मैंने KOH लिया, तो ये मिलके क्या बनाएगा, ये मिलके बनाएगा C2H5O K+। ये क्यों, क्योंकि OH माइनस इसका H+ निकाल देगा, तो ये जो O माइनस, O पे माइनस आया, ये इससे तो OH माइनस से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया ना, क्योंकि C2H5 इथाइल का +I भी तो लग रहा है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इट इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन KOH। समझ रहे हो, इसी वजह से अगर मैं अल्कोहलिक KOH लूंगा तो ही जाके E2 को फेवर करेगा, या अल्कोहलिक NaOH लूंगा तो जाके E2 को फेवर करेगा, ठीक है। छापिए, E2 को स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में कराना है। अब E2 जैसे E1 में क्या था, E1 में था कि भाई सिन एलिमिनेशन भी हो सकता है, एंटी एलिमिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि प्लेनार बना था कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, तो सामने से भी प्रोटॉन हटा सकते हैं, पीछे से भी हटा सकते हैं। पर यहाँ पे क्या है, दोनों चीज सेम टाइम पे हट रहा है, तो इसलिए ये E2 ना एंटी एलिमिनेशन को प्रेफर करता है, कभी कभी सिन भी करता है, बट मोस्ट ऑफ द 99% केस में एंटी एलिमिनेशन करेगा। क्यों, समझो। देखो अगर मान लो ये बेस है, बेस पे पहले से नेगेटिव चार्ज है, और लीविंग ग्रुप भी नेगेटिव चार्ज लेके इसके पास भी इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, तो अगर ये सेम साइड से जब बेस जाएगा तो लीविंग ग्रुप और बेस में क्या होगा, रिपल्सन होगा।
रिपल्सन होगा तो सेम साइड से अप्रोच जब करेगा तो इसके लिए दिक्कत है, क्योंकि सेम साइड से बेस भी जा रहा है और सेम साइड से लिविंग ग्रुप भी हट रहा है, इधर से लिविंग ग्रुप ही हट रहा है और सेम ही साइड से बेस जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसका, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसका जो परसेंटेज होगा घट जाएगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग प्रेफर क्या करते हैं कि भाई बेस अगर पीछे से है तो लिविंग ग्रुप सामने से निकले, ताकि इसमें एलिमिनेशन रिलेटिवली आसान हो जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और बेस प्रोटॉन को लेके निकल जाए। तो इसलिए E2 जो है ना वो एंटी को फेवर करता है, मतलब अगर मान लो Cl तुम्हारा वेज पे है तो H डैश से निकालो, ज्यादा बेहतर वो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, छापो इसको। ओके, इफ रिमूवल ऑफ प्रोटोन फ्रॉम टू एडजेसेंट एटम इज पॉसिबल, अगर दो, जैसे वहां भी था, तो दो एडजेसेंट एटम से अगर प्रोटोन हट सकता है तो मेजर प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई अगर दो जगह से हटना है तो देखो कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो रहा है, किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वही प्रोडक्ट बना देना है, इंटरमीडिएट वगैरह तो बन ही नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए जैसे यही है, ये देखो यही है अल्कोहलिक KOH, ये OH माइनस मतलब कहां से आया होगा OH माइनस, या तो NaOH से आया होगा या KOH से आया होगा, ये E2 को प्रेफर करता है। जबकि अल्कोहल जो है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यही बोल रहा था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में भी हो सकता है E2, बेस स्ट्रांग होना चाहिए। बेस कौन होगा इसमें, इथॉक्साइड C2H5O माइनस, इथॉक्साइड बेस होगा, स्ट्रांग बेस होता है, इसलिए E2 को फेवर करता है। होगा क्या, यहाँ पॉसिबिलिटी दो है, समझो। Cl तो यहां से हटा, H यहां से भी हट सकता है, H यहां से भी हट सकता है, दोनों साइड से हट सकता है। अब हम दोनों हटाते हैं और देखते हैं कौन मेजर होगा। मान लो मैं इस साइड से ये CH2 वाले से निकाल रहा हूं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये बना, और अगर मैं इसका हटाया तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये बना। अब देख इसका कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसका कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। कॉमन सेंस का बात है, ऊपर वाला मेजर बनेगा और नीचे वाला माइनर बनेगा, सिंपल है। ऊपर मेजर और नीचे माइनर, क्योंकि इसका 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी एल्कीन का ज्यादा है, इसलिए मेजर है। सही है, सिंपल। ओके, छाप लेंगे, गालों पे बनता है डिंपल, एंड दिस इज वेरी सिंपल। चले आगे, देखो सेटजेफ और हॉफमैन प्रोडक्ट। सेटजेफ रूल क्या है, सेटजेफ रूल कहता है भाई मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनाएंगे, और हॉफमैन कहता है लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनाएंगे। ठीक है, तुम बनाओ चलेगा, बट कहां पे सेटजेफ कहां पे हॉफमैन, ये समझना जरूरी है। देखो अगर तुम लाइट बेस लेते हो, सेटजेफ क्या कहता है, सेटजेफ रूल कहता है मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म, मोर सब्सटीट्यूटेड मतलब नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट जिसमें ज्यादा हो, मुद्दे की बात है अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, स्टेबिलिटी ठीक, बट इट इज प्रेफर्ड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बेस, हल्का बेस। हल्का बेस का मतलब ज्यादा भारी नहीं हो, स्ट्रांग तो होगा ही बट लाइट होगा, हल्का होगा, क्राउडिंग ज्यादा नहीं होगा, भारी नहीं होगा, बल्कि नहीं होगा, जैसे C2H5O माइनस K प्लस, एल्कोहलिक KOH, ये लाइट बेस है। या ये मिथॉक्साइड की जगह, इथॉक्साइड की जगह मिथॉक्साइड भी ले सकते थे। ठीक, तो ये सेट जब करेगा कैसे, मान लो CH3 CH2 CH CH3, यहां मैंने Cl लगा दिया, और इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, और ध्यान रखना अल्कोहल कौन सा यूज किया, पूरा लिख ही दो इसमें, अल्कोहल कौन सा यूज किया, C2H5OH, और साथ में लिया KOH। ठीक, तो ये सेटजेफ रूल के हिसाब से बनेगा मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH CH3, मोर सब्सटीट्यूटेड। क्यों मोर सब्सटीट्यूटेड है, जो मोर सब्सटीट्यूटेड है बेसिकली वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों देख लो,
अगर मैं बीच में डबल बॉन्ड आया तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितना है, एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना है, 2 है। बट अगर मैं यहां से हटाता तो डबल बॉन्ड यहां पे आता, अब तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट होता ना ये इथाइल, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एक ही होता। अब ये सब उसके लिए है जिसको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन समझ में नहीं आता है। तुमको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पता है तो तुम क्या करोगे, तुम सिंपल मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है भाई जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की बात नहीं है। क्यों, हाइपर कॉन्जुगेशन अपने को आता है, अल्फा हाइड्रोजन आता है, इतना सारा पढ़ लिया, क्या जरूरी है सेट जब फेट जब लगाने का। ठीक है, ठीक क्लियर। ये तो सेट जेफ रूल हो गया। हॉफमैन कहां पे लगेगा उसको देखना है, इसको छाप लो। देखो हॉफमैन रूल क्या होता है, अबे यार देखो, हॉफमैन रूल कहता है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज ऑब्टेन्ड, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज ऑब्टेन्ड। भाई क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इट इज कैरीड आउट, इट इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ बल्की बेस, भारी बेस के प्रेजेंस में होगा। किसके प्रेजेंस में, भारी बल्की, खूब क्राउडिंग होगा जिसमें, जैसे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले लो, टी ब्यूटॉक्साइड, टी ब्यूटॉक्साइड ले लो, जैसे मान लो ये ऐसा CH3 C CH3 CH3 O माइनस, ये बेस जो है ये टी ब्यूटॉक्स है, इसको बोलते हैं टी, टी मतलब टर्सरी, टर्ट ब्यूटॉक्साइड। ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड देख रहे हो ना, टर्सरी 3 डिग्री, 3 डिग्री ब्यूटॉक्साइड है। अब भाई ये क्या है ना, ये बल्कि बेस है, तो ये दिक्कत क्या करेगा समझो, क्यों इसके साथ ऐसा होता है समझो। CH यहाँ पे H है, CH CH2 और यहाँ पे भी H है, और यहाँ मैंने मान लो Cl लगा दिया, इसका रिएक्शन मैंने कर दिया टी ब्यूटॉक्साइड के साथ। अब समझो, तुम खुद सोचो, ये भारी बेस है, इसके पास दो ऑप्शन है, यहां से भी प्रोटॉन ले सकता है, यहां से भी ले सकता है। ये जो प्रोटॉन, ये साइड वाला जो है, यहां से जब प्रोटॉन लेने आएगा तो इसको किसी से कोई भारी, कोई बल्कि ग्रुप से रिपल्सन नहीं होगा, खुद तो इतना भारी है, बल्कि है, और अगर ग्रुप भी बल्कि हो जाए तो रिपल्सन होगा कि नहीं। तो ये जो बल्कि ग्रुप है ये क्या करेगा, चोर के जैसे साइड से प्रोटॉन लेके निकल जाएगा, गोटी कल्टी मार, चोर के जैसे आसानी से यहाँ से प्रोटॉन लेके निकल जाएगा। बट यही टी ब्यूटॉक्साइड इधर आएगा तो एकदम बीच में आना पड़ेगा इसको, दोनों तरफ कार्बन है, बीच से जाएगा प्रोटॉन लेने, रिपल्सन होगा, ये बोलेगा ए कहाँ चल रहा है भाई, कहाँ आ रहा है, खुद ही भाग जाएगा, रिपल्सन होने लग जाएगा। तो यहाँ से प्रोटॉन लेने का टेंडेंसी इसका क्या हो जाएगा, कम, और यहाँ से प्रोटॉन लेने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसी वजह से ये साइड से चुपके से प्रोटॉन लेके भाग जाता है। ठीक, तो ये टी ब्यूटॉक्साइड क्या करेगा, यहाँ से ये प्रोटॉन लेगा, अब जैसे ही लिया तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इधर आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और ये Cl भाग गया, Cl भागा तो क्या बना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इसके पास ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, क्यों लेस सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि इसके पास देखो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल। बात समझ रहे हो, एक ही इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, दो ही अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब कम स्टेबल वाला प्रोडक्ट बना है। रीजन इसका क्या है वो समझ में आ गया होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस रीजन है, बल्कि ग्रुप है इसी वजह, और ये सिर्फ टी ब्यूटॉक्साइड के साथ होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर, छाप लो, ये हॉफमैन का स्टोरी था। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं भाई साहब E2 के। देखो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रो हेलोजन, डी मतलब हटाना और हाइड्रो मतलब हेलोजन, और सॉरी हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन मतलब हेलोजन, मतलब HCl HBr HI इस सबको हटाएंगे। बेसिक मीडियम में होगा वही अल्कोहलिक KOH, राइट, अल्कोहलिक NaOH लेके रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मान लो हेलोजन है, यहाँ से प्रोटॉन हटेगा तो H और X हट जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ये डेल्टा मतलब हीट है। एलिमिनेशन के लिए थोड़ा सा हीट जरूरी होता है, ये जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन वर्सेज एलिमिनेशन देखेंगे तो मैं बताऊंगा कि एलिमिनेशन के लिए हीट का जरूरत होता है, ठीक, क्योंकि बॉन्ड तोड़ के तुम हटा रहे हो ना इसलिए। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
और तुम्हारा HX अपना निकल जाएगा। ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है। हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों हट गया, इसलिए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। दूसरा है डीहेलोजिनेशन। अब मान लो विसिनल और जेमिनल जानते हो। विसिनल होता है जब हेलोजन दोनों एडजेसेंट कार्बन पे लगा, हेलोजन या कोई भी दो ग्रुप दो एडजेसेंट कार्बन पे लगा हो तो उसको बोलते हैं विसिनल, और एक ही कार्बन पे दोनों लगा हो तो उसको बोलते हैं जेमिनल। ठीक है, तो ये दो एडजेसेंट कार्बन पे है तो ये दोनों हेलोजन यहां से ऐसा निकल जाएगा। दो हेलोजन निकला, जिंक मिथेनॉल लेते हैं, जिंक इथेनॉल भी ले सकते हैं, ये जिंक इथेनॉल है, तो हेलोजन हट जाएगा, बनेगा क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2। अब ये सब रिएक्शन है, ये सब आगे पढ़ना है, बस एग्जाम्पल के तौर पे तुमको मैं बताना चाह रहा था कि कहाँ कहाँ पे हो सकता है। एक दो एग्जाम्पल दिया, पर डिटेल में तो आगे अगले वाले आने वाले चैप्टर्स में ये एल्काइल हैलाइड जब हम पढ़ेंगे तो ये सब पढ़ेंगे कि भाई ये जिंक के साथ मिथेनॉल क्यों लिया डिहेलोजिनेशन के लिए, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए एल्कोहलिक KOH क्यों लिया, ये सब आगे देखेंगे। ठीक, ये तो टाइप ऑफ रिएक्शन था। तो ऐसे होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और डीहेलोजिनेशन, छाप लो। अब E1 और E2 में लड़ाई होगा, कहां पे E1 जीतेगा कहां पे E2 जीतेगा, ये भी तो जानना जरूरी है भाई। E1 और E2 दोनों का रिएक्टिविटी वही है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो भाई कहां E1 कहां E2? ज्यादातर केस में E2 होता है, E1 कहां पे होगा वो बता देता हूँ, वैसे मैं बता ही चुका हूँ बट एक बार फिर से देख लो। देखो, कंपटीशन बिटवीन E1 एंड E2, नॉर्मली जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ओनली अंडरगोज E2 एलिमिनेशन। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में कार्बोकेटाइन 1 डिग्री बनेगा, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी तो बहुत ही बेकार होता है, तो भाई साहब फिर तो उसको E1 तो करवा नहीं सकते, तो E1 के लिए कार्बोकेटाइन बनेगा ना, और कार्बोकेटाइन 1 डिग्री अगर बन रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। तो अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तब तो प्रेफरेबली वो क्या करेगा, E2 ही करेगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म, मुश्किल है उसका बनना, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, बट अगर मान लो 2 और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो वो E1 भी कर सकता है E2 भी कर सकता है। तो डिसाइड कैसे करेंगे भाई, बेस अगर वीक है तो E1 कराएंगे, पोलर प्रोटिक है तो E1 कराएंगे, बेस स्ट्रांग है पोलर एप्रोटिक है तो E2 करवाएंगे, सिंपल बात है। ठीक, तो E2 इज फेवर्ड बाय अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रांग बेस एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और स्ट्रांग बेस लिया तो E2, और एप्रोटिक अगर पोलर एप्रोटिक और वीक बेस लिया तो पूरा दिख जाएगा तुम लोग। ठीक, तो E1 करवाएंगे। E1 E2 में सिंपल सा बात है। ये स्टोरी E1 और E2 का था। ठीक, आने वाले लेक्चर्स में और भी एलिमिनेशन की रिएक्शंस हैं, राइट, 1N एलिमिनेशन है, उसके बाद हमारा E1CB है, वो सब हम लोग निपटाने वाले हैं आने वाले वीडियो में, राइट। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, तुम लोग को लेक्चर पसंद आ रहा है, तो प्लीज कमेंट करो, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, ऑलरेडी वीडियो लंबा हो गया है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट जरूर करो, शेयर जरूर करो, लाइक करो, सब कुछ करो, धुआंधार एकदम। ठीक है, चलो बाय।